नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में 600 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात से 120 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं। 4 लोग साथ साथ गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुजरात में 600 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं। 120 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अब इन लोगों से आगे पूछताछ की जाएगी। पाकिस्तान से भेजे गए हैं ड्रग्स, ये भी इनपुट मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आप देख रहे हैं, जहां पर 600 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। 120 किलो के ये ड्रग्स बरामद किए गए हैं। साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रग्स भेजे गए थे। जनक इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जनक, चाहेंगे इस पर और क्या डिटेल्स अब तक पहुंच रही हैं? शिवानी, जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गुजरात एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला की ओर से ये पूरे ऑपरेशन की अगवानी की जा रही थी और पुख्ता जानकारी मिली थी कि जो ड्रग्स है वो पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते किसी और जगह पे पहुंचाने जा रही थी। इसकी जानकारी आई थी तो सिक्योरिटी एजेंसियों की ओर से वहां पर निगरानी रखी गई थी और एटीएस को पुख्ता जानकारी थी कि मोरबी जिले के मारिया मियाना के पास 4 लोगों को इसकी डिलीवरी होनी। जब वहां पर छापेमारी की गई तो 120 किलो हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत तकरीबन 600 करोड़ के आसपास होती है, उसको वहां पर पकड़ी गई और 4 लोगों को फिलहाल गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया है। उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। उनको किन लोगों को डिलीवर करना था, क्योंकि नेक्सस लंबा है। आप शिवानी जिस तरीके से जानते हैं कि गुजरात में लगातार ड्रग्स गुजरात के रास्ते देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाने का एक सेफ रुख माना जाता है, उसको तोड़ने के लिए एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही है। जो एक सोच बनी थी कि गुजरात से आराम से भेजा जाएगा, लेकिन लगातार आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, चाहे गुजरात एटीएस का इससे पहले का ऑपरेशन हो या इससे पहले जिस तरीके से देवभूमि द्वारका में तकरीबन 300 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया हो, तो ये गुजरात एटीएस और गुजरात पुलिस की ओर से लगातार मुहिम जारी है। और इसमें आज जो जानकारी उसके मुताबिक 120 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 600 करोड़ के आसपास। बिल्कुल, तो गुजरात से बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 600 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। साथ साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या ये बहुत बड़ा रैकेट है तो ड्रग्स की लेन देन पाकिस्तान से भारत की ओर करता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित करेंगे और सुबह करीब 6:30 बजे मूर्ति दुर्गा कुंड पहुंची तो पूरा काशी आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ नजर आया। लोग मूर्ति के दर्शन करने को बेताब दिखे। अन्नपूर्णा की मूर्ति को काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए सीएम योगी भी वाराणसी पहुंच चुके हैं, जो अब से थोड़ी देर बाद धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। बताया जा रहा है कि 1913 में अन्नपूर्णा की मूर्ति को वाराणसी के घाट से चुरा लिया गया था और उसे कनाडा ले जाया गया था, जहां वो करीब 100 साल से एक आर्ट गैलरी में थी। पीएम मोदी ने इस मूर्ति को कुछ दिन पहले वापस लिए जाने की जानकारी दी थी और आज उसे फिर से वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। पवित्र मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो काशी में आ चुकी है और आप यहां पर देख सकते हैं मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को दुर्गा कुंड के ऐतिहासिक जगह पर लाया गया और इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ, धार्मिक अनुष्ठान के साथ मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है इसको स्थापित किया जाएगा। काशी नगरी में लौट गई हैं 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा। बेहद भावात्मक क्षण है यहाँ पर काशी के लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं, लोगों की श्रद्धा भक्ति लोगों की आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और लोग एक झलक पाने को, एक प्रसाद पाने को यहाँ पर तैयार है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे साथ विधायक है, माफ कीजिएगा, ये मौजूद है। क्या पूरी प्रक्रिया होगी? अभी यह मूर्ति जो है यहीं पर रखी जाएगी। इसकी सफाई करने के बाद यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी इसका जो है आज विधिवत हमारे काशी के विद्वत ब्राह्मणों द्वारा इसका विधिवत पूजा पाठ करके आज इनको यहाँ स्थापित किया जाएगा। कोई पुजारी भी है यहाँ पे? नहीं, ये आप देख सकते हैं माता की यह मूर्ति है। 100 साल पहले चोरी हो गई थी। मान्यताओं के मुताबिक मां अन्नपूर्णा के रहते काशी में कोई भी भूखा नहीं सो सकता। इनकी कृपा रहती है हमेशा और आज इनकी मूर्ति मां अन्नपूर्णा वापस काशी लौट आई हैं।
बेहद धार्मिक और पौराणिक और बेहद आध्यात्मिक महत्व है इसका, और काशी में इसका माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ अमित पांडे, काशी, न्यूज़ 18 इंडिया। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है वो काशी आ चुकी है और आप देख सकते हैं लोगों के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक जुड़ाव है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग एक झलक पाने को यहाँ पर बेताब हैं मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को, और वो क्यों न हो, क्योंकि वो अपने घर पे लौटी हैं मां अन्नपूर्णा, और लोग किसी भी तरह ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। आप युवा हो, आए हो यहाँ पर, क्या मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है? हमारे देवी माँ हमारे घर लौटी हैं, हमारे निवास पे लौटी हैं, और जब भी कोई जैसे राम जी 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे तो खूब जश्न मनाया गया था, ठीक उसी प्रकार अन्नपूर्णा माता भी जश्न मना रही है। पूरी काशी गौरवान्वित है मोदी जी के ऊपर। आप बताइए। मोदी जी के अप्रत प्रयास के कारण मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो बनारस में आ गई, उससे बनारस की जनता को बहुत ही उत्साह है और माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए यहाँ भीड़ उमड़ी। देखिए, आप पूरा माहौल काशी में देख सकते हैं। काशी इस वक्त मां अन्नपूर्णा की जो भक्ति है उसमें लीन हो गई है। आप भजन कीर्तन, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ के मंदिर में उन्होंने काशी धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और उनके द्वार पर गए थे कि काशी को अकाल से बचाइए, और उसके बाद काशी पर उन्होंने कृपा की थी। तब से काशी में कोई भी भूखा नहीं सो पाता है पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक। उसके बाद अब मां अन्नपूर्णा पूरे काशी के लोगों का पालनहार करने, पूरे काशी के लोगों की रक्षा करने, उनका ख्याल रखने के लिए आई हैं। यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स ने उद्घाटन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शानदार एयर शो की ड्रिल की। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एयर शो भी होगा। इसलिए उससे पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ड्रिल की, जिसकी कुछ शानदार झलकियां सुल्तानपुर में देखने को मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके आसपास का इलाका इन विमानों की आवाज से गूंज उठा। सबसे पहले एक सुखोई फाइटर जेट तेजी से उड़ते हुए आया और एक्सप्रेसवे को चूम कर निकल गया। इसके बाद तो विमानों के टचडाउन उड़ान भरने का सिलसिला ही चल पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स के विमान लैंड करना शुरू हो गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और देखिए ये यहाँ पर देखिए ये वायुसेना की विमान है जो कि लैंड हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा तब दिखा जब सूर्यकरण की टीम ने करतब दिखाए। आसमान में तिरंगा फॉर्मेशन बनाते हुए टीम ने अपनी तैयारियों को परखा। इसके बाद नंबर आया हरकुलिस का, जो एक्सप्रेसवे पर उतरा और फिर कुछ मिनटों बाद वहां से उड़ गया। इसके बाद मिराज और दूसरे कई विमान ने भी इसी तरह एक्सप्रेसवे पर उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास किया। तैयारियों को देखकर ऐसा लगा कि पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के मौके पर भारतीय वायुसेना के विमान अपने सैन्य कौशल से एयर शो में चार चांद लगा देंगे, जिसकी झलकियां भी ड्रिल में दिखाई पड़ी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था और इसके बनने से उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को फायदा होगा। इसलिए योगी सरकार ने प्रधानमंत्री के ही हाथों एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराने का ये फैसला किया और पीएम मोदी C-130J सुपर हरकुलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, जो लखनऊ के चांदसराय गांव से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक फैला हुआ है। बताया गया कि 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर 22,494 करोड़ की लागत आई है, जिसे कोरोना महामारी के बावजूद सिर्फ 19 महीने में पूरा कर लिया गया। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो गाड़ियां दौड़ेंगी ही, साथ ही ये यूपी का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जो लड़ाकू विमानों के उतरने लायक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से महज 4 घंटे में लखनऊ से गाजीपुर पहुंचना अब मुमकिन हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे और 50 एकलव्य मॉडल स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भोपाल में तैयार वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करेंगे।
प्रधानमंत्री ने अपने भोपाल दौरे की जानकारी साझा करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा, दोपहर 1 बजे भोपाल में मुझे जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना के शुभारंभ और 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखने के साथ कई अन्य पहल की भी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किए जाने पर ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 15 नवंबर को 3 बजे फिर से विकसित किए गए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। रेलवे क्षेत्र से जुड़ी दूसरी पहल की शुरुआत की होगी, जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक लैंडफिल मचा संग्राम दूसरे दिन भी जारी रहा। लैंडफिल यानी जिस जगह कूड़े को डंप किया जाता है। एक दिन पहले यह बवाल तब शुरू हुआ जब प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई और दूसरे दिन भी लोगों ने उस प्रदर्शनकारी की मौत पर जमकर हंगामा किया। ट्यूनीशिया की सरकार ने अपनी पुलिस और सुरक्षा बल के कई जवानों को वहां उतारा, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे वो सब बेबस नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही कई जगहों पर खूब आगजनी की। हंगामा कर रहे लोगों ने हाईवे को जैम करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन उनका भी भीड़ पर कुछ खास असर नहीं हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। असल में कई साल से इस लैंडफिल को बंद करने की मांग उठाई जा रही थी, जिसे मानते हुए वहां की सरकार ने सितंबर में बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद कूड़े को डंप करने के लिए नई जगह नहीं दी गई। फिर वहां इतना कूड़ा जमा हो गया कि इस लैंडफिल को दोबारा खोलना पड़ा, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। बताया गया कि सुरक्षा बल को वहां नवा कदल इलाके में संदिग्ध आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल की टीम वहां पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। इस दौरान खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के एक जवान को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई से उनके अभियान को तगड़ा झटका लगा। खबर है कि सुरक्षा बल के अभियान से नक्सलियों का अपना नया जोन बनाने की कोशिश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। खबरों के मुताबिक नक्सली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा वाले इलाकों को अपना नया गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ वक्त से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नक्सल कमांडर इस नए इलाके में जाकर बस रहे थे। इस जोन को बनाने का जिम्मा मारे गए टॉप नक्सल कमांडर के पास था, लेकिन सुरक्षा बल को इस अभियान की भनक लग गई, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन का प्लान बनाया गया और इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों के मारे जाने से उनके इस मिशन की कमर टूट गई। यूपी में सियासी घमासान तेज हो गया। यूपी की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को फिर घेरने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली में कहा था कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ है। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। पुणे पुलिस ने क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम गायकवाड़ नाम के इस शख्स पर गोसावी के साथ मिलकर लोगों को धोखाधड़ी का आरोप है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के शांतिवन में पंडित नेहरू की समाधि में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर भी श्रद्धांजलि दी गई। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सभी बोर्ड पर स्टेशन के नए नाम की प्लेट लगाई गई। एक दिन पहले ही केंद्र ने स्टेशन का नाम बदलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दिल्ली में कई जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान मनीष सिसोदिया साइकिल चलाकर कार्यक्रम तक पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाने पर भी जोर दिया। इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में अहम सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी तलब की थी और जरूरी होने पर लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को कहा था। कोर्ट में आज केंद्र और दिल्ली सरकार प्रदूषण को काबू में करने के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी देंगे। केजरीवाल सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में कुछ दिनों का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव रख सकती है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब हरियाणा के 4 जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि दिल्ली के करीब गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और इसके अलावा वहां हर तरह के निर्माण कामों पर भी रोक लगा दी गई है। इसी तरह वहां सरकारी और निजी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है ताकि सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम की जा सके, जबकि कूड़ा जलाने और पराली जलाने से रोकने के भी सख्त आदेश दिए गए हैं। हरियाणा, पंजाब समेत पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली की वजह से दिल्ली की मुसीबत और बढ़ गई है। दिल्ली में पहले ही हवा काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है, जिसकी तस्वीर पंजाब के अमृतसर से भी सामने आई। वहां किसान खेत पर ही पराली को जलाते हुए नजर आए। किसानों ने सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने को पराली जलाने की मजबूरी बताया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोग तब भड़क गए जब एक पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार उस लड़के ने हेलमेट नहीं पहनी थी, जिससे मारपीट करने का पुलिसकर्मी पर आरोप लगा। बस फिर क्या था, इसी बात पर कुछ लोग तमतमा उठे और उन्होंने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल के आगे खड़े लड़के पर वार करता दिखा, जबकि उस मोटरसाइकिल को एक दूसरा पुलिस वाला जब्त कर थाने ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद तो वहाँ हंगामा बरप गया। इस कार्रवाई से नाराज लोग उन पुलिस वालों से तीखी बहस पर उतर आए और कार्रवाई की वजह पूछने लगे। अपराध बताओ, क्या अपराध है हमारा? धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ जमा हो गई और मामला शांत होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। इसी बीच गुस्साए लोगों ने चालान काटने की वजह नहीं बताने पर नाराजगी जाहिर की और मारपीट करने वाले पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की। काफी कोशिश के बाद हंगामा शांत हो गया, लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 10 से 12 बजे के बीच शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रायगढ़ में उनके घर ले जाया जाएगा, जहां उनके अंतिम दर्शन होंगे और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक में रायगढ़ शहर बंद रहेगा। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर कल उनके घर रायगढ़ लाया जाएगा। शनिवार को उग्रवादियों ने आईडी धमाका कर असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी के काफिले को उड़ा दिया था, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे के साथ 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनके पार्थिव शरीर इम्फाल हवाई अड्डे पर लाए गए। असम राइफल्स के जवान अपने शहीद साथियों के पार्थिव शरीर को कंधों पर रखकर एयरपोर्ट तक लाए। रायपुर भेजे जाने से पहले तिरंगे से लिपटे उनके ताबूतों को हवाई अड्डे पर ही रखा गया, जहां साथी जवानों और उनके अधिकारियों ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। अपने साथियों और अफसर को इस तरह विदा देते हुए साथी जवान भी भावुक नजर आए। श्रद्धांजलि देने के बाद सभी ताबूतों को पूरे सम्मान के साथ दोबारा ट्रक में रखा गया, ताकि अंतिम विदाई के लिए उनके घर भेजा जा सके। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके घर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेगा, जहां अपने वीर बेटे और उसके परिवार के इस तरह आने की खबर पर पूरा शहर खामोश नजर आया। ऐसा लगा जैसे आसमान भी कर्नल विप्लव की शहादत पर रो रहा हो।
लोगों के चेहरों पर अपने शहर के बेटे से बिछड़ने का दुख तो दिखा ही, इस कायराना हमले पर गुस्सा भी नजर आया। जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा, ना रायगढ़ भूलेगा, ना हम। उनके परिवार वालों ने बताया कि चुनौतियों से न घबराने वाले विप्लव शुरू से ही सेना में जाना चाहते थे। उनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। दुख और गुस्से की कुछ ऐसी ही तस्वीरें असम के बक्सा से भी सामने आई, जहां इस हमले में शहीद हुए जवान सुमन के घर मातम पसरा नजर आया। कुछ दिन पहले ही छुट्टियों से लौटे सुमन भी इस हमले में शहीद हो गए। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके घर तक पहुंची, वहां कोहराम मच गया। साल 2007 में उनके पिता की भी उग्रवादियों ने इसी तरह जान ले ली थी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इस म्यूजियम में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। सुबह 9:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करूंगा। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धरती का तापमान 2 डिग्री भी बढ़ा तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। ब्रिटेन के मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया का औसत तापमान 2 डिग्री भी बढ़ गया तो करीब 100 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि धरती के सिर्फ 2 डिग्री गर्म होने से ही हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी और उमस में 15 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे दुनिया का लगभग हर देश इसकी चपेट में आ जाएगा। खासकर कमजोर और गरीब लोगों पर इस बदलाव की सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। यह हाल तब है जब औसत तापमान सिर्फ 2 डिग्री तक बढ़ता है। अगर यह बढ़ोतरी 4 डिग्री तक पहुंच गई तो दुनिया की आधी आबादी भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगी। गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर पुलिस के लिए मुखबरी करने का शक था। फांसी लटका कर उसको नाराबाजी लगाया कि यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि 16 साल की ये लड़की एक ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। लड़की का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में गैंगरेप की आशंका जताई। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने वालों ने आरोप लगाया कि शिल्पा और उनके पति ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी की। दिल्ली के लालबाग इलाके के एक घर में सिलेंडर फटने से 17 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि सिलेंडर में धमाके के वक्त घर के अंदर कई लोग मौजूद थे। सभी घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और इलाके के विधायक अखिलेश पति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। जो मदद होगी सब करेंगे। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इन 15 मरीजों में 11 महिलाएं, 2 आशा कार्यकर्ता और एक बच्ची भी शामिल है। इन्हें मिलाकर कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की तादाद 121 तक पहुंच गई। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत फिर तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार बताया और इस मुद्दे पर मिलजुल कर काम करने की सलाह दी। दिल्ली के एनसीआर में सब कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, सारा कुछ जितने पोल्यूशन के सोर्स है जारी रहेंगे, पराली जलती रहेगी, तो दिल्ली का जो एफर्ट है वो सारा फिर इसलिए सीमित हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कोई आपने चीज काम दिल्ली के लिए करी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसके बाद आपको याद आ जाता है कि जी लॉकडाउन कर देते हैं, बच्चों का स्कूल बंद करवा देते हैं, एम्प्लॉयज को घर पे बिठा देते हैं।
यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले यूपी सरकार ने कोर्ट से तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने अपनी आज की सुनवाई की तारीख दी थी। इस मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी और अब तक की यूपी पुलिस की जांच से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इस मामले की जांच की निगरानी सौंपी जा सकती है। इस मामले में इल्जाम लगने के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में सरकार के विरोध में जारी हड़ताल के दौरान एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। वहां की सरकार ने काले धन और टेरर फंडिंग पर रोक के नाम पर एक बेहद कड़ा कानून तैयार किया, लेकिन वहां का एक बड़ा वर्ग इस कानून के विरोध में उतर आया और हड़ताल शुरू हो गई। इसी कड़ी में सांता क्रूज नाम के शहर में भी प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला, लेकिन उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारी भी चुप नहीं बैठे और वो भी पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस वालों से धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आईं। कई जगहों पर आगजनी भी की गई। लोगों ने पुलिस पर जानबूझकर हमला करने और उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया। Paro pacíficamente en nuestra zona y cuando nos defendemos la policía nos reprime y nos ataca। इससे पहले कानून का विरोध कर रहे लोगों ने एक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने ये कानून वापस लेने की मांग की, क्योंकि उन्हें डर है कि इस कानून की आड़ में सरकार कभी भी उनकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। अफगानिस्तान में दखल के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रची। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को कमजोर करने में जुटी है। इसके लिए ISI ने वहां के छोटे जिहादी गुटों को आपस में जोड़कर उनका गठबंधन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। जिन जिहादी गुटों को ISI बरगला रहा है वो सभी कट्टर विचारधारा वाले माने जाते हैं और खबर है कि 2020 में ISI ने इस्लामिक इन्विटेशन अलायंस नाम का एक गुट भी बनाया था, जिसका मकसद अफगानिस्तान में तालिबान की जीत सुनिश्चित करना था। लेकिन अब इसी गुट की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तालिबान को कमजोर बनाने में जुटी हुई है। अगर पाकिस्तान की यह साजिश कामयाब हुई तो तालिबान के अंदर युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद मेक्सिको में मशहूर बलून फेस्टिवल एक बार फिर से शुरू हो गया। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे मेक्सिको में लंबे वक्त तक बड़े आयोजनों पर रोक थी, लेकिन हालात सुधरने के बाद इस फेस्टिवल को फिर शुरू किया गया। वहां के लियोन शहर में सैकड़ों की भीड़ बलून फेस्टिवल में जुटी। लोग अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े बलून लाद कर पहुंचे और समारोह में हिस्सा लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां बड़े बड़े बलून हवा में उड़ते नजर आए। काफी वक्त बाद लोग भी वहां पहुंचकर खुश नजर आए। Muy bonito, súper organizado, súper limpio todo, los espacios están súper। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी इस फेस्टिवल की रौनक कम नहीं हुई। आसमान सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा नजर आया। इस समारोह में दुनिया भर के लोग वहां पहुंचे जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और आसमान की ऊंचाइयां नापेंगे। झारखंड के पलामू में पुलिस ने कुछ बदमाशों को पकड़कर भरे बाजार में उनका जुलूस निकाला। आरोप है कि ये सभी बदमाश काफी वक्त से बस स्टैंड पर अवैध वसूली करते थे। लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो छापा मारकर इन सभी बदमाशों को उसने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस वालों की सुरक्षा में बीच बाजार उनका जुलूस निकाला गया। इसके लिए पहले उन बदमाशों के हाथों को हथकड़ियां और एक बड़ी सी रस्सी से बांध दिया गया ताकि कोई फरार ना हो जाए। इस दौरान एक पुलिस वाला माइक पर ऐलान भी करता दिखा कि अब इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। ये सब गुंडा है, आप लोग जो है से इस सब व्यक्ति को पहचान ले, किसी प्रकार डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी भरोसा दिया कि बदमाशों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जब छापेमारी की तो लोग रंगे हाथों रंगदारी वसूलते हुए पकड़े गए। बताया गया कि इन बदमाशों की शिकायत पहले भी मिली थी, लेकिन ये लोग पुलिस को चकमा देने में माहिर हो चुके थे। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। यूपी के बुलंदशहर की एक चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेगी। हम सारी सीटों में लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। कंगना के आजादी पर दिए बयान को स्वाति मालीवाल ने शहीदों का अपमान बताया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती की मां के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। पहले यहाँ कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गुरु पर्व के दिन करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करतारपुर कॉरिडोर को कि हम सब अरदास करते हैं और आपने पहले भी खोला था, उसे दोबारा खोलिए। त्रिपुरा में मस्जिद गिराने की अफवाह पर महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है, महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? संजय राउत के बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की और उसने इस हमले का रुख महाराष्ट्र सरकार की ओर मोड़ दिया। महाराष्ट्र में जो दंगे हुए हैं वह पूरी तरह षड्यंत्र के तहत यह एक साजिश है। यह सारा होते समय महाराष्ट्र सरकार की खुफिया जांच एजेंसी कर क्या रही थी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर जबरदस्त धमाके